वो आज से 550 साल पहले इसी राजस्थान में क्या सवाल उठा थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। मेवाड़ में शादी हुई है, वहाँ का राजा का जो इष्ट देव है वो महादेव, और मिथिकली उसको एक मूर्ति 8 साल की उम्र में एक बारात आती है और उसकी माँ की माँ ये विवाह में मेरा किससे होगा, फलाना लोग मूर्ति देवी और का ये तेरा ठाकुर जी से विवाह होगा। क्या है ये विवाह? वो उसे इष्ट देव मान ले। हमारे यहाँ पति के 2 अर्थ होते हैं, एक पति हम स्वामी को भी कहते हैं और एक पति हम उसको भी कहते हैं। मीरा ये जो बात कह रही है वो उसके उस स्वामी के अर्थ में कह रही है कि मुझे अपने स्वामी की अपनी इच्छा से अपने इष्ट देव की पूजा करने की जरूरत तो जो नहीं मिलती। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है मेरा, जो मेवाड़ छोड़ के जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, वो अंततः द्वारका में जाकर देते हैं। आज की तारीख तक पृथ्वी पर पूरे विश्व में बावजूद अपने आप को सिविलाइज कई लोग कहते होंगे, किसी महिला ने या किसी पुरुष ने इस तरह के अधिकार की मांग कहीं नहीं की। आप दूसरी वो कहता है, वो मीरा कहती है कि ऐसे वर का क्या वरूं जो करने और मर जाए, मैं तो वर वरूं मैं सांवरो मर चूड़ो मर, क्या करना है। ये पितृ सत्तात्मक समाज में एक स्त्री में जब वो विधवा हो जाती है, मीरा 7 साल का वैवाहिक संबंध रहा उसका, 7 साल में विधवा हुई। बनाव लगाया 15-16 साल की उम्र में उन दिनों शादियाँ होती थी, 23 साल की उम्र में वो विधवा हो। अब विधवा होते ही पहले पता नहीं लगता आपको कि विधवा होना, आप सामान्य बात करते हो, तो कभी किसी विधवा को देखना कि आपके धर्म में आपके समाज में विधवा होने का अर्थ क्या हो। एक दिन में मतलब आज अगर आपके पति की मृत्यु हुई है तो दूसरे दिन से उसका स्थिति बदल गई, बाल नहीं रख सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती, घी की चूड़ी रोटी नहीं खा सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, जितने गहने उसे अपने तमाम उम्र में पसंद है उनमें से एक को छू नहीं सकती, रंगीन कपड़े को नहीं छू सकती। वो या तो व्रत करो, उपवास करो, और बंगाल और वहाँ की स्थिति है विधवा होते ही उसको ला करके या तो वृंदावन में छोड़ जाते हैं या काशी में छोड़ जाते हैं। हमारे वृंदावन में अभी 8000 रजिस्टर्ड विधवाएं हैं जिनको मंदिर की तरफ से 2 साड़ी, एक साड़ी और पार्टी का भोजन मिलता है एक टाइम। आज की तारीख उनके लड़के आईएएस होंगे, कुछ भी बड़े से बड़े लोग होंगे, तो विधवा की क्या स्थिति? पितृ सत्तात्मक समाज में विधवा मतलब एक स्त्री की क्या स्थिति, और इसके खिलाफ आवाज इसलिए कहती है कि मैं तो वर वरूं सांवरों को मर चूड़ो अमर हो। और वो साफ कहती है कि मैं गणगौर न पूजा, वे सही सैया मैं गणगौर नहीं पूजूंगी, गणगौर पूजने आज क्या। तो मैं तो हमेशा इस बात के ऊपर आश्चर्य करता हूँ कि लगभग 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, हमसे ये राजस्थानी छीन हुई, इसलिए हम आज कितने मोहताज हो गए कि हम गणगौर शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। चूड़ा अमर होना, चूड़ा अमर होना, जब तक आप राजस्थानी नहीं जानते तब तक आप इसका अर्थ यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो आपने इस भाषा को मारा का मतलब क्या है? आपने मीरा को मारा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। आजादी के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी की रखाल करनी होती थी तो वो ये थी कि आपके मंदिर नहीं। तो सवाल ये कि जो स्त्री अपने साहित्य से ये इतनी बड़ी क्रांति कर रही है कि मैं गणगौर में ही पार्वती रखती थी ये तुरंत, और वो शिव के जैसा पति था, लेकिन वहाँ उसे कहा जा रहा है कि तुझे शिव की पूजा करनी पड़ेगी, वो नहीं करती। वो कहते गिरधर गोपाल दूसरों और कभी वो कहती है मैं तो दर्द दीवानी दर्द नहीं जाने, ये सत्ता भी मेरा दर्द नहीं जान सकती, स्त्री का दर्द कौन समझ सकता है। तो ये भक्ति काल में आकर मीरा का पैदा होना, इसे स्वर्ण काल क्या, मैं मुझे कोई कह मैं इसको डायमंड काल का, वो हीरक काल का,
साहित्य का, न केवल हिंदी का, पूरे साहित्य के का जितनी भी भाषाओं में साहित्य सृजित होता है उसके लिए ये हीरक काल। वैसा काल न तो वापस आया नहीं, ऐसा विचार ही नहीं आया, क्योंकि ये बात भी तय है कि हम जब गुलाम थे हम महात्मा गांधी पैदा करने की औकात रखते थे, लेकिन आज़ादी के बाद हम महात्मा गांधी पैदा नहीं थे। तो ठीक इसी तरह से इसलिए मध्यकाल जो है इसको हम स्वर्णकाल इन अर्थों में कहते हैं। तो उसमें इतने सोशल चेंजेस हुए, इतने क्रांतिकारी बदलाव हुए जिनके बारे में हम आज भी नहीं सोचते। तो इसलिए मित्रों ये जरूरी है कि बावजूद इसके कि वो अवधि में ब्रज में या इसमें जो रुचि गई, लेकिन वो कुल मिला करके हिंदी कुल कहलाई और हिंदी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं उसमें ऐतराज नहीं। मैं एक छोटा सा नज़ीर देता हूँ। सन 2000 के आसपास मैं आई, मैंने एक राष्ट्रीय योजना पर काम किया था, नेशनल प्रोजेक्ट था मेडिवल पीरियड पर, इंडियन मेडिवल पीरियड। इंडियन मेडिवल पीरियड पर 22 ही भाषाओं में काम हुआ, साहित्य करने में वो काम करवाया। मध्यकाल मैंने देखा था, मैं आई वॉज द एडिटर, लैंग्वेज एडिटर भी मैं था, रचनाएं भी मैंने सेलेक्ट की और उनका अंग्रेजी में इंटरनेशनल कमीशन था और उसके लिए अंग्रेजी में करना। तो मैं ये देख करके हैरान रह गया। और उसके चीफ एडिटर थे के अयप्पा पणिकर साहब, क्या तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा मिस्टर देवोल जो बताएंगे क्या है, क्योंकि हिंदी में भी कहा मीरा हमारी और मीरा की रचना लाती, और गुजराती ने कहा ये मीरा हमारी और ये रचना है हमारी, और राजस्थानी को तो देना ही था। तो वो केरलाई प्रोफेसर जो हवर्ड से आए हुए, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोफेसर देवोल ये मुझे बताइए ये क्या है, माजरा क्या है, मैं क्या करूँ? देखिए ये तो आपको करना चाहिए, इसको निकाल दीजिए, आप राजस्थानी का नाम मत रखिए। क्योंकि जो लैंग्वेज एडिटर है उसने अपनी लैंग्वेज में ये सेलेक्ट किया, लेकिन आप ऐसा कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आप जो ही गुजराती की रचनाओं को हटाएंगे, आपके पास में फट से एक आदमी आएगा, वो कहेगा कि ये हमारी डाकोर की कृति है और डाकोर की कृति के आधार पर है और ये 200 समथिंग पद जो है मीरा के तो गुजराती में, वो गुजराती में ट्रांसलेशन, वो गुजराती में रिक्रिएशन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए मीरा वहाँ गई और इतनी सारे पद लिखती हैं? संभव। हमारे यहाँ तो जितने भी विद्वानों ने काम किया है, बहुत सारे लोग हैं, अरविंद शारदा से लेकर रविदास रामदास, बहुत सारे, कल्याण सिंह तक, माधव हटा तक, तो ये सारे लोगों ने सिंगल और सारे सब ने खाटा रंगा है, राजस्थानी कहते हैं, सब चीज़ों को मिला कर कंडी बिगाड़ते हैं, खाटा रंग। एक जनाब ने मीरा के 1370 पद जो है वो प्रकाशित है, और मीरा सुधा सिंधु। एक जनाब आए हमारे माधव आड़ा जो प्रोफेसर है, जो है आपसे हैं अभी, अब तो रिटायर हो गए उदयपुर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने 300 पद मीरा के टेक दिए। कौन चैलेंज करे? एक तरफ आप कह रहे हो 300 पद है, एक तरफ आप 1300 समथिंग हो ये तो यार ये मीरा के पद हैं कहाँ और कौन से? फिर एक अलग अवान्तर विषय है, क्योंकि मीरा की स्टडी राजस्थानी में ही हो सकती, हिंदी में तो उसका कुंडा किया। वो कैसे? आप भी जानिए कि ये कैसे कह रहे, ये इस तरह से करना है। मीरा का एक पद है, मैं तो सांवरे रंग राशि। अब ये हिंदी का पूरा कुंबा जो हजारों की संख्या में है, प्रोफेसरों की कह रहा हूँ, उनमें से किसी की मां ने दूध नहीं दिया कि वो रांची का करना, उन्होंने उस पद को कर दिया मीरा सांवरिया रंग राती, और उसके बाद का जो काफिया है उसमें आएगा नाची, और वो रांची से मिल रहा है। मेहंदी का राचना होता है, हिंदी में तो शब्द ही नहीं है, कैसे समझाओगे? तो आपने मीरा के साथ क्या न्याय किया? अभी मैंने आपको 3 नदी चूड़ा लगाना या और एक तो इतनी हवा बोल हुआ कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सारे लोगों ने यही पढ़ाया
एक विद्वान आए हिंदी के, परशुराम जी, उन्होंने तो कहा कि राजस्थानी में तो सब न जो है वो न हो। तो पूरी किताब में जहाँ जहाँ न था मीरा के सब जगह न थे। बसो मेरे हैरण में नंदलाल में तुम्हारा बाप ही बड़ा रहता, बोल नहीं सकता है, क्या करें, लेकिन कौन बोले हिंदी का वर्चस्व, क्या करें, उसके पीछे सत्ता। तो उनको मीरा की चिंता नहीं है, अब हैरण करें या न करें। सबसे बड़ी बात थी, इतना सिंपल एक विभक्ति है, चलो बात खत्म हो। वो विभक्ति मीरा के प्रभु कीर्तन, अब उसको सारे हिंदी के प्रोफेसरों ने ऑफ के अर्थ में कर दिया के, है ना, आप कहाँ के निवासी हैं, जैसे वो के। अरे बाप रे, वो कह ही नहीं रही है यार, वो ये कह रही है मीरा के पे दो मात्राएं, मतलब कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो भगवान से संवाद करके कह रही है। आपने कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीरा के अलावा क्या और किसी का गिरधर नागर नहीं? क्या कर रहे हो यार, मखौल, मतलब सीधे सीधे मार रहे हो यार आपने। मीरा के का मतलब कहती है, यह आधा अभोग है, और इससे पूरी की पूरी मीरा भ्रष्ट हो जाती। लेकिन आप कौन बोले और किसको बोलना, किसके पास वक्त भी नहीं है कि ये सोचे, पर सोचे तो इसका विरोध कौन करे। और एक जो सबसे बड़ा पद था उसको इतना भ्रष्ट कर दिया कि वो उसके साथ दो चीजें जुड़ गई। एक तो राजस्थान भारत रत्न एम सुब्बलक्ष्मी ने गा दिया, और ये दूसरा फिर वही भारत रत्न लता मंगेशकर ने गा दिया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। पूरी दुनिया यही पढ़ रही है। अगर मीरा जीवित होती तो रो रो के मर जाती, मजा नहीं। इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? वो पद है पायो। अच्छा, राम का पद अगर आपको मिल गया, राम रतन धन, क्या शेष क्या बचता है? फिर मीरा किसके लिए हैंकरिंग कर रही है, या दूसरे भक्त किसके लिए हैंकरिंग कर रहे? वो है पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। गुरु होता है, वो आपके कान में एक मंत्र देता है, वो कि ये इसकी माला फेरना, वो नाम की है, और तब वो कह रही है कि खर्चे न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन मदद सवाए, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु घोषागर करे। क्या मीरा कहाँ ले जा रही है, और आप उसको कहना पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। उसको तो इससे तो अच्छा था, वो यूं नहीं मरती, उसको तो जेल भी दिया गया था, सांप भी भेजा गया था। लेकिन अब वाले हिंदी प्रोफेसरों के हाथ में होते तो अब तक उसको 3000 बार मार चुके हैं। बहरहाल चलिए फिर अपनी बातों को समाप्त करें। मैं ये यहाँ से बात शुरू करनी थी कि ताकि आपके दिमाग में मध्यकाल को लेकर के क्या सवाल है, लेकिन आप पूछें, मैं अगर मुझे आता हो। हाँ जी, स्त्री विमर्श क्या है? मेरा नारी चेतना की कवियत्री है या स्त्री विमर्श में शामिल कर सकते हैं उनको? देखिए नारी चेतना और स्त्री विमर्श दो अलग अलग चीजें नहीं। पहले तो आप अपने आप को करें। नहीं, मुझे पता नहीं है, तब मैंने पूछा। नहीं, मैं जानना ये दोनों चाहती एक ही चीज। नारी विमर्श का मतलब ये, नारी विमर्श एक शब्द है जो उत्तर आधुनिक काल में सुना गया, बना है, ये कॉइन्ड हुआ। ये कॉइन्ड इसलिए हुआ कि जो लोग या जो वर्ग हाशिए पर था, मुख्य धारा में नहीं था, उसमें स्त्री भी, उसमें वंचित दलित भी, इसलिए ब्लैक पोइट्री भी आई, दलित साहित्य आया, इसलिए अब तो आदिवासी साहित्य आया, और स्त्री विमर्श, ये विमर्श जो शब्द है ये वहाँ से आया। तो उनकी ये चेष्टा है कि फिर ये साहित्य हमारे क्या काम है, यहाँ से मैंने बात शुरू की थी, इसीलिए हम स्वयं कार्य करते हैं। आधुनिक काल में आते आते हमने इन सबको हाशिए पे कर दिया। तो ये जो हाशिया था, इस हाशिए को मुख्य धारा में लाने का जो आंदोलन था, इसे तो कहते हैं हम स्त्री विमर्श। और नारी चेतना वो इसी का ही पार्ट है। वो मैं पहले आपको बता चुका कि अब तक किसी भी देश की ऐसा कोई भी मेरे पास में ऐसा न दार्शनिक न विचारक न ऐसा कोई मिलता है कि जो इतनी बड़ी तरह से कोई बात नहीं छोड़ी उसने स्त्री
जिसको आप कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो एम्पावरमेंट क्या है? उसके सामने, मीरा के सामने तो बहुत छोटी चीज़ है। मीरा तो अमूल चूल, और वो तो सत्ता को चुनौती देती है, मारे सिर पे सांवलिया रो हाथ, राणा जी मारो कहीं। आज नहीं बोल सकते हम लोकतंत्र के अंदर, है ना? हमारे वो उसका एक वो गजल है, उसका शेर है, मत कहो आकाश में कोहरा है ना, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। लेकिन मीरा उस समय सामंती सिस्टम में अपने ससुर परिवार का जो महत्वपूर्ण महाराणा है उसे चैलेंज करके कहती थी, और ये साफ कहती है कि राणा जी थानो देसर लो रंग लूलो, है ना, मिनक बसे सब कूड़ो। ये जो पुरुष हैं, यहाँ मिनक का नर्स है, पुरुष, ये सब कूड़ा है। कूड़ा का दो अर्थ होता है, झूठा भी और कचरा भी। तो ये जो पुरुषों की जो व्यवस्था है, ये एकदम कचरा है, ये झूठ है। ये इसके साथ कैसे निभा करे एक स्त्री जब तक उसे अपनी आज़ादी न मिले? अब जब आप अपना ईश्वर की माला नहीं फेर सकते, आप क्या खाक जिएगा? कोई स्त्री क्या किसके लिए जीती? अगर आप आर्थिक स्वावलंबन भी आ गया तो क्या करेगी? वो बैंक के अकाउंट में डाल देगी, अल्टीमेटली तो उसके छोरे को जाएगा या उसका कहीं खर्च करेगा। वो क्या कर सकती है? आज दिन तो कोई मुझे बता सकता है कि किसी स्त्री ने जो तनख्वाह कमाई उसका एक भी पैसा उसने और कहीं नहीं खर्च करके खुद पे ही खर्च किया हो, सारी साड़ियाँ मंगा ली हो, 4000 साड़ियाँ खरीद ली हो, नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान की नारी तो अभी भी उस मानसिकता से, उस गुलामी की मानसिकता से निकल ही नहीं सकती। इसके लिए हजारों वर्ष और चाहिए, और तभी हम सिविलाइज्ड होने का, हम सभ्य हैं, हमारी सभ्यता विकास कर रही है, ये दावे हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कम से कम ये इक्वलिटी तो हो, स्त्री और पुरुष की बराबरी तो हो। ये इक्वलिटी भी नहीं है, और स्त्री के जो एहसान है इस पुरुष के ऊपर वो जानता ही नहीं। मैंने तो अपनी एक किताब में लिख दिया था बोलोपा कि पुरुष की जो भी इम्पोर्टेंस है वो सब स्त्रीवाचक शब्दों से, जिससे वो अपने आप को मर्दाना सिद्ध करता है ना। मूंछ स्त्रीलिंग, दाढ़ी स्त्रीलिंग, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो पुरुष के लिए ये स्त्रीलिंग शब्द न हो। पढ़ लिखने के बाद, PhD करने के बाद भी अगर हम ये इतनी सी छोटी सी बात नहीं जान पाए तो फिर तो क्या? तो ये मीरा तो जो कहना था वो कह गई, CP देओल को जो कुछ कहना कह दिया। मैं इससे अधिक तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कोई एक स्त्री का हाथ पकड़ करके तो बराबर नहीं पर नहीं रह सकता। मैं महाराष्ट्र में गया, मराठी में जब इसका अनुवाद हुआ तो उसका विमोचन था, बोलो 5वीं का, तो वो बड़ा विमोचन करने का, वहाँ जाएंगे पाठनबाजी कर लेंगे, थोड़ी देर मिठाई खा लेंगे, आ जाएंगे। वहाँ गया तो मिलून साजिया जनी एक संस्था थी, 250 महिलाएं उसकी नाम। मिलून साजिया जनी का मतलब उसका सारी जनियाँ मिलकर, है ना, जनियाँ राजस्थानी सरकार में क्या करूँ, हिंदी क्या बताऊँ, है नहीं हिंदी। अब हम जो कहते हैं भाई हिंदी के पास में कमियां, जैसे आप में से कोई नहीं जानता होगा कि 2 तरह की भाषाएं हैं हिंदुस्तान। मैं अगर आपको RPSC में एक सवाल पूछूं कि द लैंग्वेज ऑफ लैंड, और जिसको हम कहते हैं पैन इंडियन लैंग्वेज, पैन इंडियन लैंग्वेज में और हिंदी में, ये बताइए हिंदी कौन से कैटेगरी में? नहीं बता। लोग हिंदी में MA करने का बानी है नहीं होता। पैन इंडियन लैंग्वेजेज उनको कहते हैं जिन भाषाओं का अपना क्षेत्र, पैन इंडियन लैंग्वेज उनको कहते हैं कि जिनका क्षेत्र नहीं होता लेकिन वो भाषाएं बोले। ऐसी 4-5 भाषाएं हैं भारत में। संस्कृत, लैंग्वेज विदाउट लैंड, सिंधी, लैंग्वेज विदाउट लैंड, उर्दू, लैंग्वेज विदाउट लैंड, हिंदी विदाउट लैंड।
पैन इंडियन लैंग्वेज में और दूसरी भाषाओं में क्या अंतर होता है? इसका सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि जो पैन इंडियन लैंग्वेज है उसमें लोक की कोई शब्दावली नहीं होती। हिंदी में आप पशुपालन या खेती से लेकर करके गड़ामी किसको कहते हैं, कुंडामना किसको कहते हैं, जरा बता देना मुझे, तो बता दो। नहीं बता दो। ग्राउंड आप वो गाय के गले में डालते हैं। हाँ, गला मी पूछा मैं। हाँ, एक अर्थ तक आप पहुँच गए। और दूसरा सब कौन सा बोला था? गाँव गाँव में जो ऊँट के पैरों में लगाया जाता है। अच्छा, घोड़े के लगाया उसको क्या कहते हैं? वही ऐसे और गाय हरियावली हो जाती है, हरियावली में समझते हैं क्या? दूध रहे, हैं? दूध रहे। गाय दूध रहे। नहीं गाय को दे दो। ये कह रहा हूँ ना आपको, गर्भाधान को कैसे हरियावली कहते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल हर खेत में घुस जाती है, नुकसान करती है उसका। तो ये हिंदी की आदत है। यावड़ी बोलते हैं हम उसको, हाँ? यावड़ी बोलते हैं। हरियावली वही तो कंट्रोल है। और जो जो दूध नहीं देती है उसके लिए अलग शब्द आखिरी। अरे मैं तो कह रहा हूँ राजस्थानी अगर नहीं है उसमें क्या ब्यूटी है? मैं तो जितने जानवर हैं उनकी बोलियों में नाम है। सपना भी राजस्थानी में देखते हैं। गाय रंबाती है, भैंस रिड़के। हिंदी में भैंस के बोलने का अर्थ बता दें। एक भी लोक का प्रचलित शब्द जो खेती के, पशुपालन के और भी जो शब्द हैं वो पैन इंडियन लैंग्वेज में आ ही नहीं सकते। आप हिंदी में एक भी गीत नहीं होगा, आप मायरा बनने जाओगे तो एक गीत नहीं गा सकते। मतलब वीरा मारा होकर राजस्थानी में गाना पड़ेगा, एक गीत नहीं, बटावा नहीं गा सकते। देखो देखो जी, गुजराती मारे पियर लोग करवा, हाँ देखा वो हो जाए अभी लाल और फलन। तो इसलिए लोक की कोई संपदा उस भाषा में नहीं होती। और आप कल्पना करिए वो भाषा कितनी दुर्भाग्यपूर्ण होगी, कितनी बदनसीब भाषा होगी जिसमें अपने क्षेत्र के में होते हुए भी उसकी शब्दावली को हम नहीं जानते। मैंने एक राजस्थानी का एक कोर्स का एक काम करवाया। एक मंत्री वो थे हमारे अभी डेथ किए शाहपुरा के जामिया ब्रह्म। उन्होंने जितने भी ये क्राफ्ट है ना, उन क्राफ्ट के जो राजस्थानी शब्द हैं वो उनका एक कोर्स लोक जीवन शब्दावली। और आप ताज्जुब करेंगे, भैंस जो होता है ना, भैंस जानते हैं क्या होता है? हाँ है, जिसके लिए बाल जी चतुर्थ जी ने सवाल लिखा, रैंट भरे में थे वो तो बाल है जो इस रैंट के जो अलग अलग पार्ट है वो कितने हैं कोई बता सकते हैं? 300 पार्ट्स। उस भाषा को तो ये मारना चाहते हैं, मार डालिए। और जो भाषा जिसमें दम नहीं है उसको जीवित कर रहे हैं, छोगे दे दे के। हमारे यहाँ पर गाय भैंस के पड़ जाए, जानवर भैंस के पड़ जाते हैं, तो ये डंडा डाल करके उसको ऊंचा करना पड़ता है, 4 आदमी बुलाना पड़ता है, तब तक ये भैंस के पाड़ो जा। आप राजस्थान का पूरा